दोस्तों, ब्लिंक द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे चंद सेकंडों में लिए गए फैसले हमारी जिंदगी बदल सकते हैं और क्यों हमारा इंट्यूशन कई बार मंथ्स लॉन्ग एनालिसिस से ज्यादा सटीक हो सकता है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पहली नजर में देखा और बस आपके अंदर से एक आवाज आई, कुछ तो गड़बड़ है। किसी इंसान से मिले हों, किसी डील को देखा हो या किसी चीज का सच जानने की कोशिश की हो, पर वो पहली नजर वाला एहसास बाद में सच साबित हो गया हो। आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी से शुरू करते हैं। साल था 1983। अमेरिका के एक मशहूर म्यूजियम जे पॉल गेटी म्यूजियम में एक अनोखा प्राचीन ग्रीक स्टैच्यू आया। कोरोस, करीब 7 फीट ऊंचा, चमकदार पत्थर से बना और लगभग परफेक्ट कंडीशन में। दावा किया गया कि यह 6ठी सदी ईसा पूर्व का है, जिसकी कीमत थी लगभग $10 मिलियन। म्यूजियम ने हर साइंटिफिक टेस्ट करवा ली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे, जियोलॉजिकल एनालिसिस, सब कुछ। हर टेस्ट ने कहा स्टैच्यू असली है। म्यूजियम ने खरीद लिया, पर असली ट्विस्ट तब आया। कुछ अनुभवी आर्ट हिस्टोरियंस ने जैसे ही स्टैच्यू को पहली बार देखा, उन्होंने कहा यह कुछ सही नहीं लग रहा। कोई बोला इसकी उंगलियां अजीब हैं, कोई बोला यह बहुत नया सा लग रहा है, जैसे स्टारबक्स का ताजा लैटे। उन्होंने उसे देखा और बस पहली नजर में इंट्यूटिव रिपल्शन महसूस किया, एक ऐसा इंस्टिंक्ट जो कह रहा था यह नकली है। मंथ्स की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बनाम एक सेकंड का गट फीलिंग। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीता, वो स्टैच्यू असली नहीं बल्कि 1980 के दशक में रोम के एक फॉर्जर द्वारा बनाई गई नकली मूर्ति निकली। जिन्होंने पहली नजर में कुछ गलत है कहा था, वही सही निकले। इस बुक के ऑथर माल्कम ग्लैडवेल एक कैनेडियन लेखक, ज्यूरिस्ट और दुनिया के सबसे लोकप्रिय थॉट लीडर्स में से एक हैं। वो ऐसे सवाल उठाते हैं जो हमारी सोच को झकझोरते हैं। क्यों कुछ लोग चंद सेकंड में सही फैसला ले लेते हैं जबकि बाकी एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं? उनकी किताबें जैसे द टिपिंग पॉइंट, आउटलायर्स, डेविड एंड गोलायत और ब्लिंक बिहेवियरल साइंस और रियल लाइफ स्टोरीज का जबरदस्त मेल है। ग्लैडवेल कहते हैं हमारे दिमाग में एक अडेप्टिव अनकॉन्शियस होता है जो बहुत कम समय में बहुत बड़ा फैसला ले सकता है, और वो भी बिना बताए। तो आखिर ब्लिंक क्या है? ब्लिंक एक किताब है रैपिड कॉग्निशन, यानी जल्दी फैसले लेने की कला के बारे में। पर यह कोई आम डिसीजन मेकिंग गाइड नहीं है। ये किताब हमें सिखाती है कैसे फर्स्ट इंप्रेशंस अक्सर सच होते हैं, कैसे गट फीलिंग सही निकली तो जादू, गलत निकली तो तबाही, और कैसे हम इस इंस्टिंक्ट को ट्रेन कर सकते हैं। ग्लैडवेल 3 बड़े सवाल उठाते हैं। कब हमें अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए, कब नहीं, और कैसे इस सोच को शार्पन किया जा सकता है। जब गेटी म्यूजियम ने हर लॉजिकल तरीका अपनाया, तब भी वो गलती कर बैठा। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ एक नजर में चीज को महसूस किया, उन्होंने वही देखा जो दूसरों को महीनों में नहीं दिखा। ब्लिंक हमें यह सिखाता है कि सिर्फ सोचने से ही नहीं, महसूस करने से भी समझ आता है। इस ऑडियो बुक के अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे ये इंस्टिंक्ट बेस्ड थिंकिंग असल जिंदगी में डिसीजंस को शेप करता है, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में और इमरजेंसीज में भी। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपकी पहली नजर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? अगला चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अब हम ब्लिंक किताब के पहले चैप्टर में कदम रखने जा रहे हैं, द थ्योरी ऑफ थिन स्लाइसेस, यानी वो ताकत जो इंसान को कुछ ही सेकंड्स में किसी की सच्चाई समझने की क्षमता देती है। ये चैप्टर खास है क्योंकि इसमें ऑथर समझाते हैं कि कैसे हम बहुत कम जानकारी में भी बहुत गहरी समझ बना सकते हैं अगर सही तरीके से देखना सीख लें। सोचिए, आप किसी अनजान कपल को बस 3 मिनट तक झगड़ते हुए देखें और उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली कहें कि ये शादी अगले 10 साल चलेगी या टूट जाएगी। पागलपन लगता है ना? पर विज्ञान कहता है ये मुमकिन है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पास एक लैब है जिसका नाम है द लव लैब। यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जॉन गॉटमैन। वो कपल्स को एक कमरे में बुलाते हैं, सेंसर्स लगाते हैं, हार्ट रेट, स्वेट, बॉडी मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं और फिर कहते हैं अपनी शादी में जो सबसे बड़ा इश्यू है उस पर 15 मिनट बात करो। एक कपल आया, बिल और सू, दोनों दिखने में चार्मिंग, बातों में मजेदार, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, बस एक पपी को लेकर बहस हो रही थी। बिल को पसंद नहीं, सू को जान से प्यारा। बातें चलती रहीं,
हंसी, मजाक, हल्का बहस, फिर दोबारा प्यार भरे शब्द। पर गॉटमन ने उस वीडियो को स्लो मोशन में देखा, और जो देखा वो चौंकाने वाला था। बिल हर बात पर हाँ कहता, लेकिन फिर लेकिन लगाकर बात पलट देता, यानी डिफेंसिव। सू हर 2 मिनट में आंखें घुमा देती, यानी कंटेम्प्ट दिखाती। बस गॉटमन ने कहा, इनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और वाकई कुछ सालों बाद वो शादी खत्म हो गई। ग्लैडवेल इसी घटना से इंट्रोड्यूस कराते हैं थिन स्लाइसिंग थ्योरी को। मतलब हमारा दिमाग किसी इंसान या स्थिति के सिर्फ छोटे से हिस्से, कुछ सेकंड्स, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ शब्दों से ही उसके बारे में गहरी समझ बना लेता है। जैसे कोई ट्रेन्ड म्यूजिशियन सिर्फ कुछ सेकंड की धुन से समझ जाए कि गाना किस स्केल में है, या फिर एक अच्छा ट्रेडर स्टॉक चार्ट को बस एक बार देखकर समझ जाए इसमें कुछ गड़बड़ है। अब एक और जबरदस्त एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में एक गैम्बलिंग गेम हुआ। 4 डेक रखे गए, 2 रेड, 2 ब्लू। कुछ कार्ड जीत दिलाते, कुछ हार। अब ट्विस्ट, रेड डेक्स में बड़ा नुकसान था। लगभग 50 कार्ड पलटने के बाद लोगों को एक एहसास होने लगा कि ब्लू डेक सेफ है, लेकिन साइंटिफिक मशीन पहले ही बता चुकी थी। उनके हाथों में पसीना रेड कार्ड्स पर पहले 10 कार्ड में ही आने लगा था। यानी बॉडी को पहले से पता था, लेकिन दिमाग को नहीं। यही है थिन स्लाइसिंग का कमाल। जब सबकॉन्शियस लेवल पर हम सच समझ जाते हैं, उससे पहले कि दिमाग लॉजिकली सोचे। ग्लैडवेल बताते हैं कि ये एबिलिटी हर इंसान में होती है। जब आप किसी को पहली बार मिलते हैं और कहते हैं, पता नहीं क्यों ये इंसान ठीक नहीं लग रहा, या किसी इंटरव्यू में कैंडिडेट को देखकर 30 सेकंड में अंदाजा लग जाता है कि वो सही है या नहीं। जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी सस्पेक्ट को बस देखकर टेंशन में आ जाता है और कभी कभी गलती भी कर बैठता है, पर क्या ये हमेशा सही होता है? नहीं। ऑथर ये भी बताते हैं कि थिन स्लाइसिंग हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। बायसेस, स्टीरियोटाइप्स और इमोशंस हमारे अंदर के इंस्टेंट जज को गुमराह कर सकते हैं। इसलिए इस स्किल को पहचानना और ट्रेन करना जरूरी है। हमारे अंदर जो इंटरनल कंप्यूटर है वो बहुत तेज और स्मार्ट है, लेकिन उसे सिखाना भी पड़ता है। ग्लैडवेल एक मजेदार तुलना करते हैं। जैसे दूसरी विश्व युद्ध में ब्रिटिश स्पाई रेडियो पर मॉर्स कोड सुनकर पहचान लेते थे कि कौन ऑपरेटर है, बस उसकी टोन से। उसी तरह गॉटमैन ने शादी को डिकोड किया, सिर्फ माइक्रो एक्सप्रेशंस और टोन्स से। यानी रिलेशनशिप, इंटरव्यू, डील्स, सबकी एक छोटी सी झलक में पूरी पिक्चर छिपी होती है। पहली नजर को हल्के में मत लो, कई बार वहीं सच्चाई होती है। अपनी इंस्टिंक्ट्स को शार्पन करो, ध्यान दो कि बॉडी किस पर रिएक्ट करती है। बायस से बचो, इंट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो, उसे समझो। प्रैक्टिस थिन स्लाइसिंग, कॉन्वर्सेशंस, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज पर सटल ध्यान दो। अपने अंदर के साइलेंट जज को ट्रेन करो, क्योंकि वही कई बार सबसे तेज होता है। अब हम किताब के दूसरे चैप्टर में प्रवेश करते हैं, द लॉक्ड डोर, यानी वो रहस्यमय जगह जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप हमारे लिए फैसले लेता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ कर बैठते हैं बिना सोचे, और फिर खुद से ही पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? जैसे कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाए और आप झट से ब्रेक मार दें, या कोई इंसान मिले और बिना वजह आपको उससे खतरा महसूस हो। ये सब आपके अंदर के एक बंद दरवाजे के पीछे से आता है, जिसे मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं द लॉक्ड डोर, आपका अडेप्टिव अनकॉन्शियस। ग्लैडवेल बताते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो बिना पूछे फैसले लेता है। ना वो हमें बताता है, ना समझाता है, बस क्वाइटली काम करता है। लेकिन ये कोई फ्रॉइड वाला गहरा डार्क सबकॉन्शियस नहीं है। ये तो एक हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर है जो सिग्नल्स पकड़ता है, पैटर्न्स बनाता है और लाइटनिंग फास्ट डिसीजंस लेता है। उदाहरण, जब आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक कोई ट्रक आपकी तरफ आ जाए, तो क्या आप एनालिसिस करेंगे? स्पीड क्या है, दूरी कितनी है, एंगल कैसा है? नहीं, आप सीधे हटते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का ये लॉक्ड कंप्यूटर 1 सेकंड से भी कम में फैसला ले चुका होता है। एक साइकोलॉजिस्ट थी, नलिनी अंबादी। उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स को कुछ 10 सेकंड वाले वीडियो दिखाए, बिना आवाज के। वीडियो में प्रोफेसर थे जो पढ़ा रहे थे। स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रोफेसर को देखकर यह बताना था, क्या ये अच्छा टीचर है? अब ट्विस्ट ये था, नलिनी ने वीडियो को और छोटा किया, 5 सेकंड, फिर 2 सेकंड, और हर बार स्टूडेंट्स की जजमेंट वही रही, एक्यूरेट, स्टेबल।
जब नालिनी ने इन प्रोफेसर्स के पूरे सेमेस्टर की रिपोर्ट्स से कंपेयर किया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। 2 सेकंड में मिली गट फीलिंग, 6 महीने की पूरी समझ। यानी हमारा दिमाग पहले महसूस करता है, बाद में समझता है। ये सब क्यों होता है? ग्लैडवेल कहते हैं, हमारे दिमाग में 2 सिस्टम हैं। कॉन्शियस माइंड जो धीरे धीरे सोचता है, डिलिब्रेट होता है, जैसे मैथ सॉल्व करना या कोई प्लान बनाना। अडेप्टिव अनकॉन्शियस जो तेजी से इंस्टिंक्टिवली काम करता है, जैसे डर लगना, खतरा पहचानना या पहली नजर में पसंद आना। पर कई बार ये सिस्टम गड़बड़ भी करता है। ग्लैडवेल कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ये बायस से इन्फ्लुएंस हो सकता है। म्यूजियम का वो ग्रीक स्टैच्यू याद है जो नकली निकला? म्यूजियम वालों ने लॉजिकल एनालिसिस पर भरोसा किया, लेकिन जिन लोगों ने बस एक नजर में रिपल्शन महसूस की थी वो सही निकले। पर कई बार यही गट फीलिंग गलत भी हो जाती है, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे कभी कभी हमारे डर, स्टीरियोटाइप्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी छिपे होते हैं। क्या हम लॉक्ड डोर को कंट्रोल कर सकते हैं? ग्लैडवेल कहते हैं, हाँ, हम इस अनकॉन्शियस कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे सोल्जर्स वॉर जोन्स में इंस्टेंटली पहचानना सीख जाते हैं कि सामने वाला दुश्मन है या नहीं। जैसे बिजनेस लोग पिच के पहले कुछ सेकंड में डील का आउटकम पकड़ लेते हैं। जैसे एक्टर्स, डिजाइनर्स, डॉक्टर्स सभी अपने इंस्टिंक्ट को ट्रेन करते हैं। कैसे अनलॉक करें अपने अंदर का दरवाजा? अपनी पहली फीलिंग को ऑब्जर्व करें, इग्नोर नहीं। बायस को पहचानिए, हर गट सही नहीं होता। अच्छी डिसीजंस का पैटर्न सीखिए, अपने पुराने इंस्टिंक्टिव फैसलों को याद कीजिए। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे एथलीट करते हैं। अपने सबकॉन्शियस को अच्छे अनुभवों से भरिए ताकि वो क्वालिटी जजमेंट कर सके। बिजनेस डील में पहली बार क्लाइंट से मिलते ही अगर गट कहता है ट्रस्ट नहीं बन रहा, तो ध्यान दीजिए, लेकिन उस गट को शार्पन करिए। हायरिंग में कैंडिडेट का वाइब ही बहुत कुछ कह देता है, पर उसके साथ बायस भी अटैच होता है। इसलिए इंस्टिंक्ट प्लस रीजन दोनों बैलेंसिंग सीखिए। रिलेशनशिप में कई बार दिल कहता है ये इंसान सेफ नहीं है, और बाद में वो सही निकलता है। अपने अंदर की आवाज को पहचानना सीखिए। अब तक आपने जाना कि आपके अंदर एक साइलेंट जज बैठा है। अब अगला सवाल ये है, क्या ये जज हमेशा सही फैसला करता है? चैप्टर 3 द वॉरेन हार्डिंग एरर में हम जानेंगे कैसे अच्छा दिखने वाला इंसान हमें धोखा दे सकता है। जब गट फीलिंग हमारे बायस से टकरा जाए तो क्या होता है? अब हम किताब के तीसरे चैप्टर पर, द वॉरेन हार्डिंग एरर, और ये चैप्टर बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है गट फीलिंग हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी वो हमारे अंदर छुपे बायस का नतीजा होती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लोग किसी की शक्ल, सूरत, बोलने के तरीके या चाल ढाल से बिना सोचे समझे उसके बारे में जजमेंट बना लेते हैं, और कई बार वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इंसान को देखकर ही सोच लिया हो ये लीडर बनने लायक है, सिर्फ उसकी पर्सनालिटी देखकर, उसके बोलने के अंदाज से, या बस उसके चेहरे से? अब सोचिए, अगर आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा हो तो। वॉरेन हार्डिंग, अमेरिका का 29वां राष्ट्रपति, लंबे कद, गहरी आवाज, आकर्षक चेहरा, स्टाइलिश पर्सनैलिटी, यानी पूरा पैकेज जो कहे ये तो लीडर लग रहा है। लेकिन सच्चाई, वो इतिहास के सबसे अयोग्य और असफल राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं। ग्लैडवेल इसे कहते हैं द वॉरेन हार्डिंग एरर। जब हम किसी को सिर्फ उसके लुक्स और स्टाइल के आधार पर जज कर लेते हैं, बिना उसके अंदर की काबिलियत देखे। हम देखते क्या हैं, सोचते क्या हैं? हमारे दिमाग में एक मेंटल शॉर्टकट बैठा होता है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं इम्प्लिसिट एसोसिएशन। हम बिना कॉन्शियसली सोचे डिसाइड कर लेते हैं कि टॉल इंसान कैरेक्टर लीडर, अट्रैक्टिव इंसान इंटेलिजेंट, शार्प ड्रेस्ड और चांस प्रोफेशनल। पर ग्लैडवेल पूछते हैं, क्या आपने कभी गहराई से सोचा कि आप किसी को सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से ही सीरियस क्यों लेते हैं? अब तक आपने जाना कि थिन स्लाइसिंग यानी चंद सेकंड्स में लिए गए फैसले सही भी हो सकते हैं, पर इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं हर थिन स्लाइस सही नहीं होती। कभी कभी ये स्टीरियोटाइप्स से बनी होती है। उदाहरण, अगर आपको 2 कैंडिडेट्स दिखाए जाएं, एक टॉल, हैंडसम, कॉन्फिडेंट और दूसरा एवरेज दिखने वाला पर एक्सपीरियंस्ड, आपका सबकॉन्शियस पहले वाले की तरफ झुकेगा। यही हार्डिंग एरर है। ग्लैडवेल हार्वर्ड का एक टेस्ट बताते हैं, IAT, इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट। इसमें पार्टिसिपेंट्स को जल्दी जल्दी शब्दों और चेहरों को जोड़ना होता है, जैसे ब्लैक फेस
गुड, वाइट फेस, बैड। अब जो रिएक्शन टाइम होता है वो रिवील करता है कि हमारा दिमाग कितनी जल्दी किसको पॉजिटिव या नेगेटिव मानता है बिना हमारी कॉन्शियस मर्जी के। और शॉकिंग बात यह है, बहुत से लोग जो खुद को नॉन रेसिस्ट मानते हैं उनके अंदर भी सटल बायस होता है, बस छुपा हुआ। ग्लैडवेल ने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। कंपनीज सिर्फ दिखावे वाले सीईओज को हायर करती हैं जो बाद में परफॉर्म नहीं करते। जॉब इंटरव्यूज में कैंडिडेट का एक्सेंट, लुक्स या बॉडी लैंग्वेज ही सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, भले उसके अंदर डेप्थ ना हो। सेल्स में अट्रैक्टिव दिखने वाले सेल्समैन को ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, जबकि असली स्किल किसी और में होता है। तो क्या करें, कैसे बचें हार्डिंग एरर से? ग्लैडवेल कहते हैं, आपका अनकॉन्शियस दिमाग फास्ट है, स्मार्ट है, पर फूल प्रूफ नहीं। इसलिए अवेयरनेस बढ़ाइए, मानिए कि बायस सबके अंदर होता है। स्ट्रक्चर बनाइए, इंटरव्यूज, हायरिंग, फीडबैक सब स्ट्रक्चर्ड हों, फेस वैल्यू पर नहीं। सवाल पूछिए, क्या मैं इस इंसान को उसके लुक्स के कारण ज्यादा आंक रहा हूं? प्रैक्टिस न्यूट्रल जजमेंट। सोचिए, अगर यही बात कोई और करता तो मेरा रिएक्शन क्या होता? गट फीलिंग पावरफुल है, लेकिन सिर्फ गट पर मत चलिए, उसे टेस्ट कीजिए। हर चमकदार पर्सनैलिटी के पीछे डेप्थ नहीं होती। सब्सटेंस को लुक से ज्यादा तवज्जो दीजिए। सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी स्किल है। अपने डिसीजंस को समझिए, उस पर सवाल उठाइए। अब तक हमने जाना कि गट फीलिंग पावरफुल है, लेकिन बायस्ड भी हो सकती है। अगले चैप्टर में आप जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गट इंस्टिंक्ट से एंटायर यूएस मिलिट्री सिमुलेशन जीत लिया। अब हम जानेंगे किताब चौथे और सबसे इंस्पायरिंग और एक्शन पैक्ड चैप्टर, पॉल वैन राइपर की बड़ी जीत। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर स्ट्रैटेजी डेटा और एनालिसिस से नहीं बनती, कभी कभी इंट्यूशन और तेज फैसले ही बड़ी जीत दिलाते हैं। तो चलिए एक मिलिट्री सिमुलेशन की रियल कहानी के जरिए समझते हैं कि गट इंस्टिंक्ट की ताकत बैटलफील्ड से बिजनेस तक कैसे असर डालती है। दोस्तों, अगर आपको लड़ाई लड़नी हो, आपके पास ना जीपीएस हो, ना कंप्यूटर डेटा, ना हाईटेक रिपोर्ट्स, सिर्फ आपकी इंस्टिंक्ट्स हों, तो क्या आप जीत सकते हैं? पॉल वैन राइपर ने यह करके दिखाया। एक रिटायर्ड मरीन जनरल जिन्होंने यूएस मिलिट्री की सबसे हाईटेक सिमुलेशन वॉर गेम को हिलाकर रख दिया, सिर्फ अपने गट फीलिंग से। कहानी शुरू होती है मिलेनियम चैलेंज। साल था 2002। अमेरिका ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री वॉर सिमुलेशन लॉन्च किया। नाम था मिलेनियम चैलेंज। कॉस्ट $250 मिलियन। गोल, एक हाइपोथेटिकल डिक्टेटर मिडिल ईस्ट टाइप को हराना। ब्लू टीम अमेरिका की तरफ, सबसे एडवांस्ड वेपन्स, डेटा एनालिटिक्स, एआई, सैटेलाइट इमेजरी। रेड टीम दुश्मन यानी डिक्टेटरशिप फोर्सेस, और इस रेड टीम का लीडर बनाया गया पॉल वैन राइपर, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना सैटेलाइट था, ना डेटा टीम, ना एआई, बस अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि। पहला दिन शॉक एंड ऑ। ब्लू टीम ने स्ट्रैटेजी बनाई, पहले दुश्मन के रेडर सिस्टम को उड़ाओ, फिर मिसाइल्स मारो, फिर अटैक। हर चीज एल्गोरिदम और मॉडल से रन हो रही थी। लेकिन वैन राइपर ने ट्रेडिशनल मिलिट्री स्टाइल में काम नहीं किया। उन्होंने कोड भेजने के लिए मोटरसाइकिल कुरियर्स इस्तेमाल किए, सिग्नल्स दिए मॉस्क की रूफटॉप से, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, बस कहा एक्ट, रिएक्ट, एडजस्ट। फिर क्या हुआ? रेड टीम ने पहले ही दिन 16 अमेरिकी युद्धपोत डुबो दिए। यस, पूरे सिमुलेशन में अमेरिका की नेवी का बड़ा हिस्सा वैनिश। पेंटागन शॉक्ड, वॉर गेम हॉल्ट कर दिया गया, रूल्स बदले गए, रेड टीम को रीरन कराया गया, लेकिन इस बार रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ग्लैडवेल पूछते हैं, जब इंस्टिंक्ट बेस्ड डिसीजन ने सही काम किया तो उसे दबा क्यों दिया गया? वैन राइपर का कहना था, बैटलफील्ड पर आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको सोचना नहीं, महसूस करना पड़ता है और अपने अनुभव पर भरोसा करना होता है। उन्हें जरूरत नहीं थी हर डेटा पॉइंट जानने की। उन्होंने अपने ब्रेन के एडेप्टिव अनकॉन्शियस को एक्टिवेट किया, जो तुरंत सिग्नल्स पकड़ता है और लाइटनिंग फास्ट जजमेंट देता है। ब्लू टीम के पास हर एडवांस्ड सिस्टम था, लेकिन वही उनकी कमजोरी बन गया। बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन, बहुत ज्यादा प्लानिंग। ग्लैडवेल इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जब आप सोचते ही रह जाते हैं और रिएक्शन टाइम निकल जाता है। वैन राइपर ने दुनिया को दिखाया कि सिर्फ स्मार्ट टेक्नोलॉजी काफी नहीं, सही वक्त पर डिसाइसिव एक्शन लेना जरूरी है, और कभी कभी फील द बैटल ज्यादा जरूरी होता है बनिस्बत मॉनिटर द बैटल।
ग्लैडवेल इस कहानी से कई बड़ी सीखें निकालते हैं और ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। 1. गट फीलिंग को ट्रेन करो। वैन राइपर के गट की वैल्यू इसलिए थी क्योंकि वो एक्सपीरियंस से शार्पन्ड था। आप भी अपने डिसीजंस के पीछे के पैटर्न्स को पहचानिए। तो जल्दी फैसला लेना सीखो। हर सिचुएशन में सारे फैक्ट्स नहीं मिलते। जो अवेलेबल है उसी से सोचो और मूव करो। ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करो। 3. डेटा, टूल, डिसीजन, एन इंस्टिंक्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट। बिजनेस में डेटा जरूरी है लेकिन फाइनल डिसीजन इंसान ही लेता है। कभी कभी गट को लीड करने दो। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखिए, पर प्रैक्टिस के साथ। क्राइसिस में परफेक्ट प्लान नहीं होता, सिर्फ शार्प रिएक्शन होता है। टीम को एम्पावर करो कि वो बिना माइक्रो मैनेजमेंट के डिसीजंस ले। गट फीलिंग कभी जादू नहीं होती, ये सालों की समझ का फास्ट फॉरवर्ड वर्जन होती है। वैन राइपर ने हमें दिखाया कि तेज और सटीक फैसले कैसे गेम बदलते हैं। चैप्टर 5, केनास डिलेमा। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कभी कभी हमारा गट फीलिंग एक असली टैलेंट को पहचान लेता है, लेकिन जब वो टैलेंट पब्लिक टेस्टिंग से गुजरता है तो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये चैप्टर इंट्यूशन वर्सेस पब्लिक ओपिनियन की टक्कर दिखाता है और साथ ही ये सवाल उठाता है, क्या हर अच्छी चीज लोगों को पहली बार में समझ आ जाती है? दोस्तों, मान लीजिए आप एक सिंगर हैं जिसकी आवाज सुनकर टॉप प्रोड्यूसर्स कहते हैं तू तो फाड़ देगा, लेकिन जब आपकी म्यूजिक टेस्टिंग होती है तो लोग कहते हैं समझ नहीं आया। अब सवाल उठता है, क्या वो लोग सही हैं या फिर क्या वो आप तक पहुंच ही नहीं पाए? केना, एक इथियोपियन अमेरिकन सिंगर जो 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ अलग लेकर आया। उसके गानों में रॉक था, सोल था और इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलावट। उसका स्टाइल मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग था। जो भी म्यूजिक एक्सपर्ट्स, प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट्स थे, सबने कहा दिस गाय इज द फ्यूचर। U2 के बोनो ने कहा मैंने ऐसा साउंड पहले कभी नहीं सुना, ब्रिलियंट। म्यूजिक एग्जीक्यूटिव क्रेग कॉलमन ने कहा केना का पहला डेमो सुनते ही चिल्स आ गए, साइन करो इसको। केना का म्यूजिक इंडस्ट्री में फ्यूचर लग रहा था। जब केना के गानों को टेस्ट किया गया, यानी फोकस ग्रुप्स में लोगों को सुनाया गया, तो रिजल्ट आया, पसंद नहीं आया। रीजन, लोग कंफ्यूज थे। ये पॉप है, रॉक है, सोल है, कुछ बोलते, आवाज अजीब है, कुछ ये मेन स्ट्रीम जैसा नहीं लगता। तो रेडियो स्टेशंस ने उसके गाने रिजेक्ट कर दिए। टीवी पर वो नहीं आया, एल्बम्स नहीं बिके। अब सोचिए, इंडस्ट्री के टॉप माइंड्स कहते हैं, स्टार बॉन्ड पर ऑडियंस कहती है नेक्स्ट प्लीज। यही है केनास डिलेमा। ग्लैडवेल यहाँ एक बड़ा पॉइंट उठाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ता है और उन्हें आप पहली बार में टेस्ट करके नहीं समझ सकते। पब्लिक टेस्टिंग यानी सर्वेज, फोकस ग्रुप्स हमेशा सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि लोग अक्सर उसी चीज को पसंद करते हैं जो वो पहले से जानते हैं। थिन स्लाइसिंग यानी जल्दी फैसला लेने की कला पावरफुल है, पर जब सब्जेक्ट नया हो, कॉम्प्लेक्स हो या फेमिलियर ना हो तो ये इंस्टिंक्ट धोखा दे सकता है। केना का म्यूजिक नया था और लोगों के दिमाग को उसे प्रोसेस करने का टाइम चाहिए था, लेकिन म्यूजिक टेस्टिंग ने उन्हें सिर्फ 2 मिनट का मौका दिया और लोग रिजेक्ट कर गए। ग्लैडवेल कहते हैं, जब हम किसी अनफेमिलियर चीज को जज करते हैं, हम उसके खिलाफ बायस रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन रिलीज हुई थी, टेस्ट स्क्रीनिंग्स में उसका स्कोर कम था, पर आज वो IMDb की नंबर 1 फिल्म है। साइनफेल्ड जब पहली बार पायलट बना तो नेटवर्क ने कहा इसमें कुछ भी फनी नहीं है। सेम केना की तरह उनकी ब्रिलियंस को टाइम चाहिए था, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ग्लैडवेल इस कहानी से सिखाते हैं, 1. हर चीज को क्विक सर्वे से मत मापो। लोग कभी कभी खुद नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद आएगा जब तक वो उसे फील ना कर लें। 2. नया प्रोडक्ट अनफेमिलियर लगेगा, उसका मतलब बैड नहीं होता। इनोवेटिव चीजें टेस्टिंग में फेल हो सकती हैं, पर मार्केट में जीत सकती हैं। 3. एक्सपर्ट्स की इंस्टिंक्ट वैल्यूएबल है, पब्लिक की नहीं हमेशा। जब मल्टीपल एक्सपर्ट्स एक आवाज में कहें दिस इज स्पेशल तो ध्यान दो। 4. गट फीलिंग भी ट्रेनिंग से मजबूत बनती है। टेस्टिंग डेटा की वैल्यू है, पर वो सब कुछ नहीं। केना से क्या सीखें? अगर आप क्रिएटर हैं और लोग पहली बार में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। हर नई चीज को समझने में वक्त लगता है। अगर आप डिसीजन मेकर हैं तो हर फीडबैक पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। समझिए, क्या ऑडियंस प्रिपेयर्ड है इस चीज को समझने के लिए। और अगर आप खुद कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं तो याद रखिए,
ओरिजिनल चीजें धीरे धीरे गहराई तक पहुंचती हैं। अब तक हमने देखा कि इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग कब कमाल करती है और कब फेल। अगले चैप्टर में हम एक इंटेंस रियल लाइफ पुलिस शूटिंग इंसिडेंट पर नजर डालेंगे, जहां गट फीलिंग ने एक बेगुनाह की जान ले ली। चैप्टर 6, 7 सेकंड्स इन द ब्रॉन्क्स। ये चैप्टर हमें दिखाती है कि स्नैप जजमेंट या इंस्टेंट गट फीलिंग जो कभी हमें बड़ी जीत दिला सकती है, वही अगर गलत दिशा में जाए तो जान ले सकती है। ये चैप्टर एक ऐसा आईना है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी सोच, डर, बायस और टेंशन मिलकर कैसे एक सेकंड में जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सिर्फ 7 सेकंड, इतना ही वक्त था एक पुलिस अफसर और एक बेगुनाह इंसान के बीच, और उसी 7 सेकंड में हो गई एक जानलेवा गलती। ये कहानी है अमादू दियालो की, एक 23 साल का लड़का जो ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क में अकेले अपने घर के सामने खड़ा था, और फिर 4 पुलिस वाले आए। उन्होंने कुछ देखा, कुछ महसूस किया और 41 गोलियां चला दी। इंसिडेंट क्या हुआ उस रात? डेट 4 फरवरी 1999, टाइम देर रात, लोकेशन ब्रॉन्क्स, NYC। अमादू दियालो अफ्रीका से आया एक शांत हार्डवर्किंग लड़का। उस रात अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में वॉलेट था। NYPD के 4 अंडरकवर ऑफिसर वहां रूटीन पेट्रोल पर थे। जैसे ही उन्होंने डियालो को देखा, उन्हें शक हुआ। उन्होंने कार रोकी, चिल्लाया, दौड़े। डियालो कंफ्यूज था, उसे लगा कोई लूटने आ रहा है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जेब में हाथ डालता है, शायद ID निकालने के लिए, और उसी पल ऑफिसर्स को लगा उसके पास बंदूक है। उन्होंने गोलियां चलाईं। 41 में से 19 गोलियां डेलो को लगीं। पर सच्चाई, उसके पास सिर्फ वॉलेट था, कोई हथियार नहीं। ग्लैडवेल का सवाल, ये गलती क्यों हुई? ग्लैडवेल पूछते हैं, जब उन ऑफिसर्स को कुछ सेकंड्स में फैसला लेना था, उनका दिमाग कैसे काम कर रहा था? और जवाब आता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस में हमारा ब्रेन डिफरेंटली रिएक्ट करता है। जब इंसान पर अचानक खतरा मंडराता है, हार्ट रेट 100 से ऊपर चला जाता है, विजन नैरो हो जाती है, हियरिंग बंद होने लगती है, जजमेंट ब्लर हो जाती है। इस स्टेज को कहते हैं कॉग्निटिव ब्रेकडाउन। ग्लैडवेल बताते हैं कि ऑफिसर्स का दिमाग पैनिक मोड में चला गया था, जहां उन्होंने देखा नहीं क्या सच था, बल्कि देखा जो उनका दिमाग मान रहा था। पुलिस ऑफिसर्स ने डियालो की बॉडी लैंग्वेज को रीड किया, लेकिन फियर से उन्हें सिर्फ ये दिखा, डार्क स्किन्ड आदमी, हाथ जेब में, देर रात, रिस्पॉन्स में हेजिटेशन, और उनका अनकॉन्शियस माइंड बोला डेंजरस क्रिमिनल, पर हकीकत थी कंफ्यूज्ड इनोसेंट इमिग्रेंट। ये चैप्टर ब्लिंक की डार्क साइड को दिखाता है। जब तेजी से लिया गया फैसला गलत हो तो नतीजे इरिवर्सिबल हो सकते हैं। ग्लैडवेल इस ट्रेजेडी को एक वार्निंग के रूप में बताते हैं कि सिर्फ तेज डिसीजन लेने की स्किल काफी नहीं है, बल्कि उस इंस्टिंक्ट को ट्रेन करना, बायस से फ्री करना और सही कॉन्टेक्स्ट में समझना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या किया जा सकता है? ग्लैडवेल कहते हैं कि ट्रेनिंग से हम ये इंस्टिंक्ट रिफाइन कर सकते हैं। 1. हाई प्रेशर सिमुलेशन ड्रिल्स। ऑफिसर्स को ऐसे सिचुएशंस में प्रैक्टिस करवाई जाए जहां डिसीजन लेना हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी सही समझना पड़े। 2. माइंडफुलनेस अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस में सोच बंद ना हो, इसके लिए ब्रीदिंग और कॉग्निटिव कंट्रोल सिखाना। 3. इम्प्लिसिट बायस अवेयरनेस। हर इंसान में अनकॉन्शियस बायस होता है, लेकिन अवेयरनेस से उसे वीकन किया जा सकता है। 4. डिसीजन डिले स्किल। कभी कभी एक एक्स्ट्रा सेकंड भी गलती को रोक सकता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है बिजनेस में जब आप हाई प्रेशर में हो तो तुरंत एक्शन लेने से पहले 1 सेकंड रुकना भी जरूरी होता है। पर्सनल लाइफ में जब आप गुस्से में किसी को जज कर दें तो याद रखिए, आपने सच्चाई नहीं देखी, सिर्फ फियर बेस्ड इमेज देखी। सेल्फ अवेयरनेस। हमारा दिमाग तेज है, लेकिन डर, बायस और स्ट्रेस उसे गुमराह कर सकते हैं। गट फीलिंग को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उसे ट्रेन करें। अब तक हमने देखा कि कैसे गट फीलिंग सही भी हो सकती है और जानलेवा भी। अब हम किताब के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने इंस्टिंक्ट्स को रिफाइन किया जा सकता है और कब गट को इग्नोर करना जरूरी होता है। जहां मैल्कम ग्लैडवेल हमें यह सिखाते हैं कि इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन और गट फीलिंग कितनी ताकतवर हो सकती है, पर सिर्फ तब जब हम उसे सही तरीके से समझें, शार्पन करें और सही समय पर अप्लाई करें। दोस्तों, पूरी किताब में हम एक सवाल बार बार पूछते रहे, क्या हमारा गट फीलिंग भरोसेमंद है? और जवाब हमेशा एक जैसा नहीं रहा। कभी वो गट फीलिंग हमें जीत दिलाती है, जैसे पॉल वैन राइपर ने बिना डेटा के वॉर जीत ली,
और कभी वही गट फीलिंग एक जानलेवा गलती बन जाती है, जैसे ब्रोंक्स में अमाडू डियालो की ट्रेजेडी। तो फिर सवाल ये नहीं है कि हमें गट पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। सवाल ये है, हमें उसे समझना और ट्रेन करना कैसे है। लिसनिंग विथ योर आइज, यानी महसूस करना पूरी तरह। ग्लैडवेल कहते हैं, सुनना जरूरी है, पर देखना और महसूस करना उससे भी ज्यादा। आपका दिमाग पहले से डिसाइड कर चुका होता है कि कौन सही है, कौन गलत, पर क्या आपकी आंखें, आपका मन भी वही देख पा रहा है? जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप कोई डील फाइनल करते हैं, जब आप किसी को जज करते हैं, क्या आप पूरी तरह देख और सुन रहे हैं या सिर्फ असम्पशंस बना रहे हैं? गट फीलिंग को समझो, नहीं तो वो तुम्हें गुमराह कर देगा। ग्लैडवेल इस पूरे सफर को 3 मूल मंत्रों में समेटते हैं। 1. इंस्टिंक्ट शाफ्ट्स पावर, लेकिन केवल जब प्रशिक्षित किया जाता है। गट फीलिंग मैजिक है, पर रॉ इंस्टिंक्ट पर ब्लाइंडली भरोसा करना खतरा है। 2. बायस और फियर को बाहर निकालो। आपका इंस्टिंक्ट जितना न्यूट्रल होगा उतना सही काम करेगा। 3. प्रैक्टिस माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। दूसरों को देखना, समझना और महसूस करना सीखिए। जजमेंट से नहीं, एम्पैथी से। अपने क्लाइंट की आंखों को पढ़ना सीखिए, बस उनके वर्ड्स नहीं। अपनी टीम को गट बेस्ड डिसीजन की परमिशन दीजिए, लेकिन उसके पीछे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपने रिश्तों में दूसरों की एनर्जी समझिए, सिर्फ लॉजिक नहीं। ब्लिंक हमें सिखाती है, जो नजर आता है वो जरूरी नहीं कि सच हो, और जो नजर नहीं आता वो कई बार सबसे बड़ा सच होता है। अपनी सोच को शार्प करो, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रेन करो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ ऐसा था जो आपकी सोच को झकझोर गया, तो अब आपकी बारी है। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को, जहां हम ऐसी ही पावरफुल किताबों की डीप, एंगेजिंग और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग समरीज लाते हैं। हर बार नई सोच, नया नजरिया और असली जिंदगी से जुड़ी बातें। सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपने अंदर की आवाज को पहचानना सीखिए, क्योंकि अगली किताब आपकी जिंदगी का अगला मोड़ बन सकती है।